हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम लोग जॉन लॉक को पढ़ेंगे। जॉन लॉक हम इस टॉपिक में पूरा कवर करने वाले हैं सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। तो शुरू करते हैं। जॉन लॉक जो हैं 1632 ईस्वी से लेके इनका समय पीरियड रहता है 1704 तक। इनका जन्म देखें तो समरसेट शायर में रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था 29 अगस्त 1632 को। जॉन लॉक अभिनववाद के जन्मदाता। अनुभववाद से तात्पर्य है ज्ञान 5 इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त। ठीक है, अनुभववाद मतलब जो हमने फील किया है उनके आधार पर क्या है, उनके ही जन्मदाता हैं। जॉन लॉक जो हैं उदारवाद के पिता थे। जॉन लॉक अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जॉन लॉक, क्योंकि ये बात करते हैं किनकी, 5 इंद्रियों के अनुभव की बात करते हैं। साथ ही ये उदारवाद के भी पिता हैं और अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता भी हैं। आगे देखते हैं। जॉन लॉक को सामान्य बुद्धि कॉमन सेंस का दार्शनिक माना जाता है। सामान्य सिद्धांत है यानी कॉमन सेंस। 5 इंद्रियां होती हैं हमारी, नाक, कान, टंग, आइज एंड स्किन। इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। बेपर का कहना है कि जॉन लॉक का महान परंपरा का पहला वक्ता उदारवाद का तथा एक महान परंपरा का अंतिम वक्ता यानी मध्यकाल का है। जॉन लॉक रिचर्ड हुनर की रचना इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, और आगे है जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है। इसके पहले भाग में जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर्स की पुस्तक पैट्रियार्क और द नेचुरल पावर ऑफ किंग्स का खंडन किया है, जिसमें राजा की प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जॉन लॉक के बारे में बताया कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है, और इन्होंने एक पुस्तक रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है पैट्रियार्क और द नेचुरल पावर ऑफ किंग का खंडन भी इन्होंने किया है। आगे है जॉन लॉक के अनुसार राजा को अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को देने की शक्ति नहीं है। मतलब राजा को अपने एक बार राजा बनने के बाद वो फिर अपने बेटे या फिर परिवार के किसी भी व्यक्ति को क्या है, राजा बनाने का जो उत्तराधिकार है वो नहीं अपनी संपत्ति। इन्होंने कहा कि राजा को अपनी संपत्ति उत्तराधिकारियों को देने की शक्ति नहीं है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का भी इन्होंने खंडन किया है जो फिल्मर ने दिया था। पुस्तक के दूसरे भाग में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इस पुस्तक में 1688 में गौरवमयी क्रांति का समर्थन किया है। मतलब यहाँ पर जो है संपत्ति से मतलब राजा एक बार बनने के बाद उसकी जो संपत्ति है वो फिर उसके पुत्रों में उत्तराधिकार में बढ़ जाए, ये वाली चीज़ वो इस बात की बात नहीं करता वो। अब यहाँ पर अनुभववाद यानी कि उसके जो सेंस है उस पर उन्होंने क्या बोला है। तो जॉन लॉक ने एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नामक पुस्तक की रचना की, और अभिनववादियों के अनुसार व्यक्ति का समूचा ज्ञान जो है अनुभव पर आधारित होता है, जो 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। ये किसने कहा है, लॉक ने कहा है कि व्यक्ति वही सीखता है जो अपने 5 इंद्रियों के द्वारा क्या है, महसूस करता है। आगे है
इस विश्व का ज्ञान एवं उसका औचित्य केवल अनुभव पर ही सिद्ध है। मतलब जो व्यक्ति ने अनुभव किया है उसी के आधार पर उसका ज्ञान का डेवलप होता है और फिर वो और महसूस करता है, फिर और उसका ज्ञान बढ़ जाता है। अनुभववाद के अनुसार व्यक्ति का मस्तिष्क जन्म से खाली स्लेट के समान होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अनुभववाद, मतलब जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तब उसका जो मस्तिष्क बिल्कुल एकदम स्लेट जो होते हैं ना, जिस पे कुछ भी ना लिखा गया हो, उस तरह से होता है। अनुभववाद के अनुसार कोई भी ज्ञान प्रागानुभाविक नहीं है। अनुभववाद बुद्धिवाद का विरोधी विचार है, क्योंकि बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान मूलतः अनुभवपूर्ण या प्रागानुभाविक होता है। ये तो हो गए उनकी जो 5 सेंस है उसके आधार पर उन्होंने कैसे ज्ञान को व्यक्त किया है, ये वाली चीज़ हो गई। अब प्राकृतिक अधीनता, नेचुरल सब्जेक्शन के सिद्धांत का भी खंडन किया है रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा। यह कहा गया कि जिस प्रकार एक बच्चे पर पिता का प्राकृतिक नियंत्रण होता है, ठीक उसी प्रकार राजा का प्रजा पर स्वाभाविक नियंत्रण होता है। इस विचार को लॉक ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर देते हैं। और लॉक के अनुसार बच्चा अल्पवयस्क होता है, इसलिए पिता बच्चे को निर्देश दे सकता है, परंतु राजा प्रजा को निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि प्रजा जो है वो बच्चे नहीं है। इसलिए व्यक्ति पर शासन करने का एक ही उपाय है, व्यक्ति से सहमति प्राप्त करना। तो उन्होंने यहाँ पर बात बोली है कि हमें बच्चे, जिस प्रकार से छोटा बच्चा है उसके ऊपर किसका पूरा हाथ रहता है, पिता का, तो उस प्रकार से हमें प्रजा और राजा के बीच क्या है, संबंध नहीं स्थापित करने चाहिए, क्योंकि जो प्रजा है वो बच्चा नहीं है, बल्कि उसके साथ अगर कोई सहमति हो, मतलब सहमति से ही कोई कार्य किया जा सकता है। आगे है प्रत्यसत्तात्मक राज्य का खंडन करता है। जॉन लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया, जिसका उल्लेख रॉबर्ट फिल्मर ने किया था। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमति के बाद ही संभव है। जॉन लॉक के अनुसार पिता का बच्चे पर नियंत्रण एवं राज्य का नागरिकों पर नियंत्रण से अलग होता है। मतलब दोनों एक चीज़ नहीं मानना चाहिए। जैसे फिल्मर कहते हैं कि जिस प्रकार से बच्चे का पिता का और प्रजा पर राजा का होता है, उस प्रकार से नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सहमति से होना चाहिए प्रजा और राजा और प्रजा के बीच में संबंध। आगे है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, जो है जॉन लॉक ने अधिकारों के सिद्धांत का भी जन्मदाता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को शामिल किया। जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति, 3 चीज़ों को शामिल करते हैं जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक प्रदान कहा, मतलब संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व दिया। जीवन स्वतंत्रता के अधिकार को भी संपत्ति के अधिकार में निहित माना है। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार जन्मजात रूप से होते हैं, जैसे उनकी त्वचा का रंग। तो यहाँ पर क्या है, जॉन लॉक मानते हैं कि एक व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार उसी प्रकार से प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से क्या है, प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि उसके त्वचा का रंग होता है। जॉन लॉक के विचारों से अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन एवं मेडिसन प्रभावित थे। जेफरसन के अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता एवं सुख लेने का अधिकार है। तो ये मानते हैं जेफरसन क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं किसके विचारों से, जॉन लॉक से, और वो व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुख लेने का अधिकार भी मानता है। जॉन लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन थॉमस पेन द्वारा किया जाता है। तो थॉमस पेन यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिन्होंने राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी थी। अतः व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को कभी छीना नहीं जा सकता। तो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को कभी छीना नहीं जा सकता। बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए कहा कि प्राकृतिक अधिकार बकवास है, बकवासों से बढ़कर बकवास है।
तो बेंथम क्या इसकी बुराई करते हैं, किसकी, लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना कर देते हैं और कहते हैं प्राकृतिक अधिकार जो है बकवास है, बकवासों से भी बढ़कर बकवास है। इस तरह से बेंथम के अनुसार राज्य एवं सरकार से पहले अधिकारों की कल्पना अतार्किक है। जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना एडमंड बर्क और रूसो ने भी किया है। मतलब जॉन लॉक की आलोचना सिर्फ बेंथम ही नहीं, इसके अलावा एडमंड बर्क और रूसो भी करते हैं। अब संपत्ति का विचार, उन्होंने माना कि संपत्ति, स्वतंत्रता और समानता। तो ये जो है मैकफर्सन के अनुसार जॉन लॉक द्वारा राज्य व सरकार के निर्माण का मूल्य उद्देश्य संपत्ति के सिद्धांत को औचित्य प्रदान करना है। संपत्ति को परिभाषित करते हुए जॉन लॉक ने कहा कि संपत्ति व्यक्तियों का व्यक्तित्व और उसके स्वामित्व में स्थित वस्तुएं हैं। संपत्ति का आशय भूमि व वस्तुओं से है। जॉन लॉक ने मूल्य के श्रम सिद्धांत का निर्माण करते हुए कहा कि व्यक्ति जो है प्राकृतिक वस्तुओं में अपना श्रम मिलाकर उनका स्वामी बन जाता है। उसके अनुसार प्रकृति ने प्रत्येक सुविधाएं दी हैं, व्यक्ति का मूल उद्देश्य होता है श्रम द्वारा अर्जित, मतलब वो कुछ काम करे उसके द्वारा उसको जो संपत्ति मिलती है वो श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति को सुरक्षित रखना है। मतलब एक व्यक्ति का एक ये कर्तव्य या उद्देश्य होता है कि जो उसने मेहनत की है उससे जो प्राप्त संपत्ति है उसको क्या कर सके, सुरक्षित रख सके। जॉन लॉक संपत्ति पर प्रतिबंध भी लगाता है। संपत्ति दूसरे के लिए भी छोड़ना चाहिए तथा संपत्ति को नष्ट ना किया जाए, ऐसा लॉक का विचार है। आगे उदारवादी विचारक जो हैं जॉन लॉक उदारवाद के जन्मदाता हैं। उदारवादी विचारधारा मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा है। जॉन लॉक के विचारों में उदारवाद के निम्नलिखित सिद्धांत पाए जाते हैं, जैसे कि नंबर 1 स्वतंत्रता, सहिष्णुता। ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन नामक पुस्तक में सहिष्णुता पर विचार दिए हैं। सहमति का शासन, संवैधानिक शासन। आगे है यहाँ पर द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नामक जो है रचना जेम्स एम बुकानन द्वारा 1963 में लिखी गई थी। आगे है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो लॉक ने हॉब्स की तरह यह माना कि सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। उसने मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था आदि का वर्णन करते हुए राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की है। अब इसमें सबसे पहले है मानव स्वभाव। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति सुख प्राप्त करने का इच्छुक होता है, अतः दुख से बचना चाहता है। ये बिल्कुल बात सही है। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव नेक एवं अच्छा होता है। व्यक्ति को जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। प्राकृतिक अधिकारों में लॉक ने संपत्ति को सबसे अधिक महत्व दिया है। प्राकृतिक अवस्था जो है जॉन लॉक ने ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर नामक पुस्तक की रचना की। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था एवं युद्ध की अवस्था में अंतर होता है। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्ण राजनीतिक है, पूर्ण सामाजिक नहीं है। प्राकृतिक अवस्था परस्पर शांति और सहयोग की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित थी। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि विद्यमान थी। विधि एवं स्वतंत्रता के मध्य संबंध जो है जॉन लॉक ने कहा कि जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है। तो जॉन लॉक का मानना है कि जहाँ विधि समाप्त हो जाती है वहाँ क्या है, निरंकुश आरंभ हो जाती है। जॉन लॉक के अनुसार विधि स्वतंत्रता का संरक्षण ही नहीं करती बल्कि उसमें वृद्धि भी करती है। विधि के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना करना कठिन है। आगे है प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम में बताते हैं कि जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियम का अभिप्राय मध्यकालीन ईश्वरीय भौमिकता विधि है। सिसरो के अनुसार प्राकृतिक विधि का अभिप्राय ईश्वर द्वारा निर्मित नियमों से समूची सृष्टि संचालित है। व्यक्ति बुद्धिमान होने के कारण ईश्वरीय नियमों का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का संचालन करता है। लॉक के सामाजिक समझौते का मूल कारण है प्राकृतिक अवस्था में कुछ
धाएँ थीं जो निम्नलिखित थीं। एक, स्पष्ट एवं मानव निर्मित नियम का अभाव था। इन नियमों को क्रियान्वित करने वाली संस्था की अनुपस्थिति। नियमों की व्याख्या करने वाली किसी निश्चित संस्था का अभाव। 2 समझौते हैं यहाँ पर जॉन लॉक के विचारों में निम्नलिखित 2 सामाजिक समझौते पाए जाते हैं। पहले हैं, व्यक्ति ने मिलकर नागरिक समाज का निर्माण किया। दूसरे, नागरिक समाज के द्वारा राज्य या सरकार का निर्माण किया गया। आगे है, जॉन लॉक के समझौते में व्यक्तियों ने केवल दंड देने का अधिकार राज्य या कॉमनवेल्थ को सौंपा। जॉन लॉक ने राज्य या नागरिक समाज या समुदाय में अंतर नहीं किया। समझौते के पश्चात भी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास सुरक्षित हैं। जॉन लॉक के समझौते में व्यक्ति महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। मतलब यहाँ पर क्या है, व्यक्ति इम्पोर्टेंट है किसमें, जॉन लॉक के थ्योरी में। जॉन लॉक ने सरकार को सीमित करने के लिए सरकार 3 अंगों में विभाजित करती है। पहली है विधायिका, कार्यपालिका, संधि निर्माती शक्ति। आगे है, राज्य को सीमित करने के लिए लॉक ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। उसने संप्रभुता के स्थान पर ऑल सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर संप्रभुता के स्थान पर क्या है, ऑल सुप्रीम पावर का शब्द का प्रयोग करते हैं। सामाजिक समझौते की विशेषता, समझौता पूर्व राजनीतिक था, पूर्व सामाजिक नहीं। समझौते में व्यक्तियों ने सभी अधिकार अपने पास रखे। केवल एक अधिकार, दंड देने का अधिकार किसको सौंपा था, वो शासक को सौंपा था। समझौते टूटने के बाद सरकार समाप्त होती है, इसलिए व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा। व्यक्तियों ने समझौते के द्वारा अपनी शक्तियां बहुमत समुदाय को प्रदान की हैं। क्रांति का विचार, लॉक के विचारों के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुई। उसके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रभावित किया। अमेरिकी क्रांति एवं अमेरिका के संविधान निर्माता जेफरसन और मेडिसन लॉक के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। अमेरिका के संविधान पर लॉक के विचारों का अत्यधिक प्रभाव था। अब लॉक के क्रांति पर विचार क्या हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि लॉक के जो विचार हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रभावित होते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, अमेरिका की क्रांति, इन सभी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अब लॉक के क्रांति का विचार देख लेते हैं। तो जॉन लॉक के विचारों में सीमित और संवैधानिक शासन का आधार पाया जाता है। राज्य ने संभावित निरंकुश व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए निम्न आधारों पर क्रांति को औचित्यपूर्ण ठहराया। यदि राजा का एक व्यक्ति विधि के स्थान पर निरंकुश शासन करने लगे, जब राजा विधायिका के स्वतंत्र कार्यकरण में बाधा उत्पन्न करे, जब राजा निरंकुश रूप में चुनाव या चुनाव के तरीके में परिवर्तन करने लगे, जब राजा या विधायिका नागरिकों को किसी विदेशी शक्ति के हवाले सौंपने लगे, यदि सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी विधि की अवहेलना, तो हम यहाँ पर क्या है, निम्न आधारों पर क्रांति का औचित्यपूर्ण ठहराया। किस प्रकार से, यदि राजा एक व्यक्ति विधि के स्थान पर निरंकुश शासन करने लगे, जब राजा विधायिका के स्वतंत्र कार्यकरण में बाधा उत्पन्न करे, और जब राजा निरंकुश रूप से चुनाव या चुनाव के तरीके में परिवर्तन करने लगे, जब राजा विधायिका नागरिकों को किसी विदेशी शक्ति के हवाले सौंपने लगे, यदि सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी विधि की अवहेलना या उसका पालन ना करे। जॉन लॉक के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप सरकार को हटाया जाता है और राज्य का कॉमनवेल्थ विद्यमान रहता है, जबकि हॉब्स के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था पुनः आ जाती है, क्योंकि हॉब्स के विचार में राज्य, समाज, सरकार सभी का निर्णय एक ही समझौते से हुआ था। अब जॉन लॉक ने सरकार को एक ट्रस्ट या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी है। तो जॉन लॉक यहाँ पर क्या है, सरकार को एक ट्रस्ट या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की संज्ञा देते हैं। जॉन लॉक ने क्रांति के स्थान पर स्वर्ग से प्रार्थना
अपील टू हेवन शब्द का उपयोग किया है, स्वर्ग से प्रार्थना। क्रांति के स्थान पर मतलब उन्होंने क्रांति शब्द नहीं किया, उसके स्थान पर उन्होंने स्वर्ग से प्रार्थना, अपील टू हेवन शब्द का प्रयोग किया है। राज्य के कार्य, जॉन लॉक ने राज्य के नकारात्मक कार्यों का उल्लेख किया है। नंबर 1, विधि व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करना। अब राज्य की प्रकृति क्या है? नकारात्मक राज्य है, पुलिस राज्य, रात्रि प्रहरी राज्य, हस्तक्षेपवादी राज्य का अभिप्राय समझौते की स्वतंत्रता को बनाए रखना और प्रतिष्ठात्मक राज्य का अभाव होना। अब लॉक की शासन प्रणाली क्या थी? सहमति का शासन होना चाहिए, सहमति सीमित शासन होना चाहिए। जॉन लॉक राजतंत्र का विरोधी था। तो यहाँ से हॉब्स हमने पढ़ा था, वो राजतंत्र का समर्थक था, लेकिन यहाँ पर राजतंत्र का विरोधी है, परंतु संवैधानिक राजतंत्र का ये समर्थक करते हैं। मतलब एक संवैधानिक अगर राजतंत्र है तो ठीक है। जॉन लॉक के अनुसार प्रतिनिधि शासन में सबके लिए प्रतिनिधित्व नहीं है। जॉन लॉक के लिए लोकतंत्र एक साधन तथा उदारवाद साध्य है। व्यक्तिवाद, व्यक्ति को राज्य या समुदाय से ज़्यादा महत्व देने वाले विचारक व्यक्तिवादी कहलाते हैं। व्यक्तिवादी स्वतंत्रता एवं सुख बढ़ाने के लिए राज्य को साधन मानते हैं, इसलिए उदारवादी उपयोगितावादी विचारक व्यक्ति की मान्यता में विश्वास रखते हैं। पूंजीवादी विचारक जो हैं, C.B. मैकफरसन ने अपनी रचना द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म 1962 में हॉब्स एवं लॉक को स्वार्थमूलक यानी व्यक्तिवादी कहा है। C.B. मैकफरसन ने लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता कहा है। C.B. मैकफरसन के अनुसार लॉक के राज्य का मुख्य उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करना है। C.B. मैकफरसन के अनुसार लॉक ने संपत्तिशाली लोगों को अधिकार प्रदान किया है। जेम्स टुली इस विचार से सहमत नहीं है। उसके अनुसार लॉक संवैधानिक शासन का समर्थक है। लॉक के विचारों में अंतर्निहित विरोधाभास है। जॉन लॉक के विचार एक और अनुभववाद से प्रेरित थे तो दूसरी ओर मध्यकालीन विचारक यानी रिचर्ड हुकर का उन पर स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। लॉक के विचार में हॉब्स की भांति तार्किक संगति विद्यमान नहीं है, क्योंकि उसने 4 स्तर पर सर्वोच्च शक्ति की कल्पना की है। सरकार की विधायी सर्वोच्च होनी चाहिए, जबकि सरकार से सर्वोच्च समुदाय होता है। समुदाय का भी मूल्य उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। प्राकृतिक अधिकारों से महत्वपूर्ण प्राकृतिक विधि है, इसलिए यह भ्रम उत्पन्न होता है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है या समुदाय के दंड का अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगला है व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है या समुदाय का महत्व ज़्यादा है। समझौता 1 या 2 स्पष्ट नहीं है इनके उसमें, और उदारवादी होते हुए मध्यकालीन विचारों से ये प्रभावित होते हैं। तो ये थे लॉक के जो विचार हैं। अब है लॉक की रचनाएं। एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1687 में लिखा है, जो 1960 में प्रकाशित हुआ था। लॉक ने 4 लेटर्स कंसर्निंग टॉलरेशन जो है 1689 में लिखा। इसका दूसरा पत्र अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ था। ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन 1689 में। अगली है इनका द रिएसोनेबलेंसिस ऑफ क्रिश्चियनिटी 1695 में। इस पुस्तक में लॉक ने ईसाई धर्म का तार्किक बचाव किया है। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689, इस पुस्तक के बारे में पीटर लॉसलेट ने किया कि यह रचना 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति से पहले लिखी गई थी। आगे सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन 1693 में। शक्ति पृथक्कीकरण के सिद्धांत के जन्मदाता मॉन्टेस्क्यू हैं। इन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज 1748 नामक महत्वपूर्ण रचना लिखी।
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण पर लॉक का भी प्रभाव देखने को हमें मिलता है। तो आई होप आपको लॉक के बारे में यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो समझ में आया होगा कि किस प्रकार से उन्होंने जो है अनुभववाद का सिद्धांत, इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेंस के आधार पर ही व्यक्ति ने क्या है अपने ज्ञान को बढ़ाया है। तो यूपी टीजीटी में इससे रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। तो आप अगर इसको इतना भी पढ़ लेंगे तो आपका जो है जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होगा वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।